मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके। तो पहले मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं। तो जनरली कुंडली में जो भी जो जनरल कुंडली जो आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें जनरल जो हमने देखा गया है कि जैसे पहले थोड़ा हमारा इंट्रोडक्शन दे दूं। तो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है पिन पॉइंट एस्ट्रोलॉजी। और यहाँ पर मेजरली हम जो है इसको एक एज अ सिस्टम पूरा रन करते हैं। इसमें हमारा ये पर्पस नहीं है कि जनरल जो कुंडली दिखाई जाती है, कि जैसे आपने कुंडली के कोई भी कुंडली या कुंडली का देखा होगा, तो कुंडली में जनरल आपने इस लेवल की कुंडली देखी होगी। एक मिनट। जो आपने इस स्टाइल की कुंडली जो है आपने जनरल वे में देखी होगी, इसको जो हम बोलते हैं ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल कुंडली होती है। ठीक है, ये जो कुंडली होती है ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल कुंडली होती है। ठीक है। और इसमें जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है वो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से कैसे क्या रिक्वायर्ड होती है वो हम आगे अब पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम कौन है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है पिन पॉइंट एस्ट्रोलॉजी। हमने केपी एस्ट्रोलॉजी नाड़ी नक्षत्र को मिलाकर ये पूरा एक कोर्स डिजाइन करा है, जिसमें करियर, विवाह जो है, जीवन के जो भी पहलू होते हैं, संतान, स्वास्थ्य, विदेश योग, धन, दशा संचार, इन सभी को हम माइक्रो लेवल पे डिकोड कर पाते हैं। क्योंकि हमारी जो एक्सपर्टीज है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पुराने जमाने में जो था, ये 1970 से हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है चलता आ रहा है। और 1970s में इसका नाम जो था ये जैमिनी ज्योतिष कार्यालय के नाम से चलता था। तब से लेके आज तक ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा चल रहा है। और जनरल जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो जनरली वैदिक के अंदर जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी जो होती है, जिसमें हमारी लग्न चार्ट वगैरह, लेकिन हम जो है इसमें एनालिसिस जो करते हैं उसमें नाड़ी ज्योतिष और वैदिक दोनों को मिला के पूरा एक कोर्स डिजाइन करा है, जिसमें मेजरली हमारा फोकस है करियर। ठीक है। तो जनरल जिसे आज आप देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो एस्ट्रोटॉक, ठीक है, और अपनी ऐसी कई जो वेबसाइट्स है जैसे एस्ट्रोसेज हो गई, इन पे रजिस्टर होके इजीली एक इनकम कर रहे हैं 25 से 30 हज़ार रुपए महीने की। डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, बट मिनिमम ये पैकेज आप इजीली अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है। तो हमारा जो फोकस है वो ये है कि आप पर्सनल लेवल पे कैसे कंसल्टेशन दे सकते हैं आफ्टर लर्निंग फ्रॉम नर्स। और पर्सनल कंसल्टेशन देने के बाद जो मेजर ये है कि अगर आपके पास जो हम सिखाएंगे, मान लीजिए हमने आपको फेसबुक से रिलेटेड लीड लाना सिखाया या इंस्टाग्राम से रिलेटेड लीड लाना सिखाया, वो सीखने के बाद भी अगर आपको आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, या आपको क्लाइंट जो है ये लीड कॉस्ट महंगी पड़ रही है, या हम फ्री मेथड भी सिखाएंगे, बट अगर वो भी नहीं आ रही है, क्लाइंट आपको दिखवाने नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में हम जनरल जो है जो इन एप्स पे रजिस्टर करना आपको पूरा बताएंगे कि एस्ट्रो से जो रेस्टोटॉक वगैरह पे फुल रजिस्ट्रेशन कैसे करके आप एक फ्री में कैसे एक इनकम कर सकते हैं। ठीक है। तो कुंडली का पूरा विश्लेषण जो है अब हम शुरू करेंगे। ठीक है। जो हमारा मिशन है वो मेजरली यही है कि आपको करियर फोकस्ड भी बनाए, और आप ज़्यादा बिना पैसे लगाए या थोड़े कम पैसे लगाए आप कैसे क्लाइंट्स भी ला सकते हैं, और एज इट इज़ पूरा ज्योतिष में कंसल्टेशन कैसे कर सकते हैं, ये जो हम सिखाएंगे 100% प्रैक्टिकल है। हम इसमें बहुत सारी कुंडली पे आपके एनालिसिस करवाएंगे, जिसमें जो फेमस सेलिब्रिटीज़ है वो भी आएंगे, बहुत सारे वेल्दी जो हमारे आज इंडिविजुअल्स हैं वो सब आएंगे, लाइव कुंडली की एनालिसिस करवाएंगे। ठीक है। क्लाइंट हैंडलिंग और बिजनेस स्किल्स, कैसे आपको क्लाइंट से बात करनी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी, नाड़ी नक्षत्र, ये तीनों आपको मेजर लेवल पे सिखाएंगे। दशा और गोचर, ये भी हम आपको सिखाएंगे। माइक्रो विश्लेषण भी सिखाएंगे। ठीक है। और मेजरली जो है सबसे महत्वपूर्ण जो पिन पॉइंट जो हम बताते हैं कि पिन पॉइंट एस्ट्रोलॉजी जो हमारा नाम है वो एग्जैक्ट है, कि हम एग्जैक्ट डीप डाउन एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए भी हम आपको पूरा सिखाएंगे। ठीक है। अब वैदिक ज्योतिष है क्या? ठीक है। तो वैदिक ज्योतिष जो है ज्योतिष शास्त्र है, ये भारत की वन ऑफ द ओल्डेस्ट हम बोल सकते हैं कि ये ज्योतिष है। और इसको जनरली जो इसमें जो मेजर यूज किया जाता है वो ग्रह, नक्षत्र और समय के आधार पर हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के कर्मों को हम कैसे समझे, उसकी घटनाओं का हम समय कैसे तय कर सकते हैं, और हम सही निर्णय कैसे ले सकते हैं। ठीक है। सही निर्णय से मेरा लेने का मतलब ये है कि आपके लक के हिसाब से आपको कौन सा करियर सही रहेगा, आपके इनकम का हाउसेस कौन से हैं, ठीक है, आप कहाँ से पैसे कमा सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है। आपकी मेजरली ये कि वेल्थ एक्यूमुलेशन कहाँ से होगा, आपको पैसा कहाँ से आएगा आपके पास। ठीक है। आपका करियर कैसा होगा। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा आपकी मैरिज का क्या इशू है। ठीक है। ये सारी चीजें इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है। तो ज्योतिष का मेजरली जो ज्योतिष आज जो
हमारे जो जनरली पूर्वजों ने डिजाइन किया था, ये जो ज्योतिष है पूरा, इसका ज्योतिष का सिंपल मीनिंग होता है लाइट। तो लाइट क्या देती है आपको? उजाला देती है, आपके जीवन में जो भी अंधकार चल रहा हो उससे उसको बाहर लाती है। तो ज्योतिष का मेजर जो काम है वो यही है कि आप चीजों को समझ के जिस दिशा में आपको आगे बढ़ना है वो आपको दिशा दिखाए, ठीक है। और मान लीजिए कोई ऐसा प्लेनेट या पोजीशन है जिसके कारण आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे हम रेमेडीज करें उस चीज की, ठीक है। और रेमेडीज वगैरह या उसका जो जेमस्टोन पैन है, जेमस्टोन बोल दीजिए या रत्न बोल दीजिए, हम कोई रत्न पहने या जेमस्टोन पहने और कैसे भी करके हम उस ग्रह को या उस जो हाउस है हमारा एस्ट्रो कुंडली का, उसको हम कैसे भी करके ठीक करके हमारी लाइफ में सुधार ला सके, ठीक है। आज के टाइम पे जनरली अगर आप देखेंगे तो ये जो एस्ट्रोलॉजी की इंडस्ट्री थी या जो कुंडली कंसल्टेशन की इंडस्ट्री थी, ये आज से थोड़े टाइम पहले हार्डली 50,000 करोड़ की भी नहीं थी, ठीक है। 10 बिलियन डॉलर भी इसका जो है वो नहीं था। आज के टाइम में 2030 का प्रोजेक्शन बोलता है कि ये 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की होने वाली। तो इस समय अगर इसमें कोई करियर बना रहा है या आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे जाके बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। तो ज्योतिष जो है जनरली यही है कि हमें व्यक्ति के कर्मों को समझना है, घटनाओं का समय जो है समझना है और सही निर्णय ले। इसीलिए ज्योतिष का उद्देश्य ये होता है, ठीक है। वो वैदिक ज्योतिष काम कैसे करता है, ठीक है। तो जनरली इसमें 12 राशियां होती है, ठीक है, जो हमने पढ़ी है। मैं आज जो टच करूंगा इसमें हम थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ेंगे क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड कुछ नहीं आता है, ठीक है। बेसिक से लेकर एडवांस तक हम पूरा देखेंगे, ठीक है। जो भी थोड़े बहुत आधे एक घंटे 1 घंटे में हम कवर कर सकते हैं, मेजोरिटी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो चीजें आती है वो 12 जोडिक साइंस होते हैं, ठीक है। 12 राशियां होती है, 9 ग्रह होते हैं, ठीक है। 9 प्लैनेट है, 12 से ज्यादा भाव होते हैं, ठीक है। 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। और दशा प्रणाली, ठीक है। तो ज्योतिष में जनरली आप जैसे किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ लेता है, ठीक है, बर्थ टाइम लेता है और बर्थ प्लेस पूछता है। इससे मिला के आपकी पूरी इस टाइप की कुंडली जो है रेडी हो जाती है। ये जो कुंडली होती है जिसमें लग्न पे 1 नंबर लिखा रहता है, इसको हम काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं। काल पुरुष की कुंडली से क्या लेना देना है? काल पुरुष की कुंडली मतलब ये एक सबसे पहले की कुंडली, अगर जो फर्स्ट कुंडली जो देखी जाती है वो हम काल पुरुष की कुंडली जो है इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली हम बीच बीच में थोड़े से ये फैक्ट्स देते रहते हैं, जैसे अगर 8th हाउस का भाव से जीवन की सबसे बड़ी घटनाओं को छुपा कर रखता है, जैसे विवाह का टूटना, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, गुप्त शक्तियां, कुंडलिनी जागरण, ये सब चीजें जो है हम 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस ही आपको एस्ट्रोलॉजर भी बनाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी का यहाँ पर 8 नंबर लिखा है, उसका स्वामी जो है मार्स अगर किसी का केंद्र में आ जाए, ऐसे लोग जो है हम बोल सकते हैं कि इनका जो करियर है, क्योंकि करियर के भाव में 10th हाउस आपका करियर का होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल में। 10th हाउस आपका करियर का होता है, ऐसे लोगों का करियर जो है 8th से जुड़ के बनता है। और 8th हाउस का होता है एस्ट्रोलॉजी का होता है, ठीक है, ऑकल्ट साइंस का भाव होता है। तो उसका करियर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। वो हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे वो तो कौन सा हाउस क्या करता है, बट जनरली जो ज्योतिष होता है उसमें ये 12 राशियां, 9 ग्रह, 12 भाव, 27 नक्षत्र और दशा प्रणाली, इनसे मिलके हम एक कोई भी प्रेडिक्शन देते हैं, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, ठीक है। अब ये 12 राशियां कौन कौन सी होती है? आपने सुना होगा कि हमारी राशि मेष है, किसी की वृषभ है, किसी की मिथुन है, किसी का कर्क है, किसी की सिंह राशि है, कन्या राशि, तुला है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है और मीन है। ये जो राशियां हैं 1 से लेके 12 तक, ये आपकी जनरली ये जो लग्न में लिखी हुई रहती है ये ही वो राशियां हैं। जैसे 1 नंबर किसी का यहाँ लिखा है तो वो मेष राशि का लग्न हो गया, मेष राशि का उसका लग्न हो गया। लग्न मतलब होता है फर्स्ट हाउस या प्रथम हाउस, ठीक है। अब किसी की मेष राशि आ गई, ठीक है। मेष राशि का स्वामी मैंने आपको बता दिया है कौन सा है। मेष राशि का जो स्वामी होता है वो होता है मंगल, मार्स। तो जब किसी का लग्न या 1 नंबर राशि लग्न में आ जाती है और मान लीजिए कि उसकी चंद्रमा भी कोई एग्रेशन का होगा, तो ऐसे लोग जो होंगे वो एक्शन टेकर होंगे। एक्शन टेकर मतलब कि ये लोग ज्यादा सोचते नहीं है, ये लोग एक्शन ले लेते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट हाउस जो होता है वो आपके सेल्फ का होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे किसका क्या होता है, बट एक जनरल व्यू बता रहा हूँ। अगर किसी की राशि या किसी का लग्न मेष होता है, ऐसे लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ठीक है। इनको शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है, ठीक है। क्योंकि इसका स्वामी मार्स है। मार्स क्या है? मार्स है मिलिट्री, मार्स है मिलिट्री,
और मिलिट्री में जब आदमी होता है तो वो ज्यादा आगे की नहीं सोचता, वो आज का सोचता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जब मार्स की एनर्जी होती है आपके अंदर, जो लग्न है आपका मेष राशि का है, तो उस केस में आप में बहुत ज्यादा एक तरह से एनर्जी होती है, और इसीलिए इनका जो थोड़ा सा गुस्सा या एग्रेशन जो मंगल का होता है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कि मंगल अगर इस राशि में है और उसका स्वामी कहाँ जाके बैठ रहा है, वो देखने वाली बात है। बट ये एक जनरल सिनेरियो है। मंगल राशि वाले आपको थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड या इस टाइप के देखने को मिलेंगे, या थोड़े से गुस्से वाले जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर आती है वृषभ राशि जो 2 नंबर में हमारी आती है, इसको इंग्लिश में हम टॉरस बोलते हैं। ठीक है, ये जो वृषभ राशि आती है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ 2 नंबर राशि ये आती है शुक्र की। ठीक है, वीनस बोलते हैं हम शुक्र, इसका जो स्वामी होता है। अब शुक्र क्या है, प्लेनेट है, लग्जरी है। तो ऐसे लोग जनरली आपको ये देखने को मिलेंगे कि इनके हाथ में आपको आईफोन मिलेंगे। ठीक है, डिपेंड करेगा, बट फिर भी इन लोगों के हाथ में, इनको लग्जरी से प्यार होगा। अब जो भी चीज लग्जरी में मिल जाए, लग्जरी घर चाहिए, लग्जरी गाड़ी चाहिए, चाहे लोन पे लेना पड़े। क्यों? क्योंकि उनका लग्न टॉरस है, इनकी पर्सनैलिटी टॉरस से आ रही है। टॉरस से मतलब वृषभ राशि से। ठीक है, वृषभ यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो, लग्न ये हाउस, ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा, हम आगे मैं आपको बता दूंगा पूरा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमारे सेकंड मिथुन राशि। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा है किसी के लग्न में या राशि में 3 नंबर है। ठीक है, अब ये जो 3 नंबर रहेगा, 3 नंबर राशि का एक ही होती है, 3 नंबर राशि होती है बुद्ध की। बुद्ध की राशि होती है 3 नंबर। बुद्ध क्या है, इंटेलिजेंट होंगे ऐसे लोग। ठीक है, अब इंटेलिजेंट से मेरा मतलब है इंटेलिजेंट होना, जो सुडू को सॉल्व कर ले या ऐसे कर ले, ज्ञान जो आता है उसमें फिर जुपिटर का रोल आता है। बट इंटेलिजेंस का जब भी काम होएगा कि फटाफट कोई चीज को लर्न कर लेना या समथिंग लाइक दैट, इंटेलिजेंसी जब आएगी, तो जेमिनाई, जनरली जेमिनाई जिनके हाउस में होता है, जिनका भी जेमिनाई लग्न होता है या जेमिनाई हाउस होता है, जेमिनाई लग्न होता है या जेमिनाई राशि होती है, ऐसे लोग बैक बिचर होते हैं। ये आपकी पीठ पीछे बहुत बुराई करते हैं। जनरल देखा गया, डिपेंड करेगा कि क्या रहता है, बट जनरली ये लोग बैक बिचर होते हैं, क्योंकि जो जेमिनाई का वो बनता है पूरा, वो ट्विन बनता है, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों की पर्सनैलिटी दिखती है, इसमें मेल और फीमेल की दोनों पर्सनैलिटी दिखती है। इसलिए जनरली जो मिथुन राशि वाले होते हैं, वो उनमें डुअल पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये डुअल पर्सनैलिटी है, इसलिए गॉसिप बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, इनको बातें करना बहुत पसंद होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी होता है हमारा कैंसर। कैंसर जो होता है, ये होता है मून का स्वामी। चंद्रमा इसके स्वामी होते हैं। ठीक है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका मन है। चंद्रमा आपका मन है। अब मन जो होता है वो इमोशन जनरेट करता है। तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। मतलब अगर इनको कोई मान लो किसी का यहाँ पर 4 नंबर लिखा है इमोशन का, और उसका स्वामी 9th हाउस में आके बैठ जाए, तो ऐसे लोगों का अपने पिता के प्रति बहुत ज्यादा इमोशन होगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कि क्या है उसमें, कोई अफ्लिक्शन है या नहीं, बट जनरल केस में देखा गया है कि ये लोग जो है इनका इमोशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जो भी लग्न का स्वामी होगा, मान लीजिए यहाँ 4 नंबर लिखा है किसी की कुंडली में, उसका इमोशन जो है अगर मान लो यहाँ पर आ गया मून, तो अब हम क्या बोलेंगे, इसका इमोशन कहाँ पर है, इसके करियर के प्रति बहुत ज्यादा इमोशनल है। इनके करियर में हल्की से इनका जॉब जाने का आएगा, ये रोने बैठ जाएंगे, क्योंकि ये इमोशन है। ठीक है, जो कर्क राशि है वो इमोशन की राशि है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सिंह। सिंह लग्न अगर किसी का है, यहाँ पर अगर किसी का 5 नंबर लिखा है, ठीक है, ये सूर्य की राशि होती है, सन की। ठीक है, सन की राशि होने के कारण और सन केंद्र में होने के कारण इन लोगों में जबरदस्त लेवल का ईगो देखने को मिलता है। ईगो मतलब अच्छा खासा ईगो, ये किसी से दबेंगे नहीं। ठीक है, तो जनरली अब इसमें दिक्कत क्या आती है, अगर सन यहीं पे बैठ गया, उस केस में सन की दृष्टि जो सप्तम पड़ेगी वो 7th हाउस पे पड़ेगी, और जब 7th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे लोग अपने पार्टनर पे भी डोमिनेशन चाहते हैं, और अगर इनका पार्टनर डोमिनेशन इनका सहन नहीं करता, तो ऐसे केस में फिर डाइवोर्स वगैरह ये सब चीजें देखने को मिलती है। वो डिपेंड करता है कि कैसा क्या है उसकी अदर पोजीशन में, बहुत सारी चीजें देखती है, बट एक जनरल वे में बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कन्या राशि। ठीक है, कन्या राशि जो है, कन्या राशि हमारी बुध की होती है। ठीक है, देखिए सन की एक ही राशि होती है, जिसको हम बोलते हैं लियो या सिंह राशि। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखेंगे बुध की, देखेंगे तो बुध कन्या राशि भी होल्ड करता है और मिथुन राशि भी होल्ड करता है। ठीक है, चंद्रमा की एक ही राशि होती है जो कर्क होती है। ठीक है, सूर्य की एक ही राशि होती है, ठीक है, जो सिंह राशि होती है। कन्या राशि कौन सी है, विर्गो।
विर्गो वाले अगर आपको मिलेंगे, या तो उनका ज़ोडिएक या उनकी राशि विर्गो हो या उनका लग्न विर्गो हो, ऐसे लोग जो मिलेंगे जनरली, अब देखिए जैसे जो कर्क राशि वाले मिलेंगे ये 90% गोरे मिलेंगे आपको। इनकी जो पर्सनैलिटी रहेगी बहुत गोरे रहते हैं और सुंदर रहते हैं। गोरे हैं तो जनरली सुंदर ही रहते हैं। ठीक है। तो मिथुन वाले भी ठीक ठाक दिखते हैं। ठीक है। तो अब अपना जैसे कन्या राशि का अगर कोई जातक है, ठीक है, कन्या राशि है या वो है, तो वो ओवर थिंकर रहेंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा सोचते हैं ऐसे लोग। गाड़ी 10 किलोमीटर दूर ट्रक पड़ा है लेकिन यहीं से इनको डर लगने लग जाएगा। ओवर थिंकिंग की इनकी कैपेबिलिटी होती है। ये चीज इनके लिए फायदे से ज्यादा नुकसान देती है। फायदा बस ये देती है कि ये लोग हर चीज के लिए थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं। ठीक है। क्योंकि ये कन्या राशि है, तो कन्या राशि होने के कारण जनरली जो है ये बहुत ज्यादा एक चिंतामय इनका काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होती है, बट भयंकर कैलकुलेटिव होते हैं ये लोग। हर चीज में इनका कैलकुलेशन बिल्कुल रेडी रहता है। ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा काम करते हैं। डिपेंड करता है कि वो कैसा क्या है, क्योंकि ये रिस्क जो है कैलकुलेटेड लेंगे। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी तुला राशि। ठीक है। तुला राशि फिर वीनस की आ जाएगी या शुक्र की आ जाएगी। ठीक है। शुक्र जो होता है प्लैनेट, वो काय का होता है? शुक्र जो प्लैनेट होता है वो हमारा होता है जनरल वे में अगर हम देखेंगे, शुक्र मैंने आपको बताया था लग्जरी का प्लैनेट होता है। ठीक है। शुक्र का प्लैनेट है तो लग्जरी का प्लैनेट है। ऐसे लोगों को लग्जरी बहुत ज्यादा पसंद होगी। उसमें डिपेंड करेगा शुक्र किधर बैठा है। मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर लिखा है लग्न में, और शुक्र यहाँ पर जो है किसी भी हाउस में, मान लो 12th हाउस में शुक्र चले गया, तो ऐसे लोग अपना बहुत पैसा इसमें वेस्ट करेंगे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स में, इन्वेस्टमेंट काई में, लग्जरी आइटम में। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि पोजीशनिंग कैसी है, बट फिर भी ये जनरल देखा गया है। वृश्चिक राशि अगेन मंगल की राशि आती है ये। मंगल की राशि आने के कारण इनमें जबरदस्त लेवल का एक तरह से गुस्सा या एग्रेशन ठीक ठाक वे में अच्छे केस में देखा जाता है। ठीक है। और मंगल की राशि होने के कारण इनमें मिलिट्री कैपेबिलिटीज होती है। ये भी ज्यादा दूर का सोच नहीं पाते, बट ये जितना भी सोचते हैं काफी अच्छे, ये इतने शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होते जितने मेष राशि के होते हैं। बट वृश्चिक इज अ वेरी गुड राशि, यू कैन से। ठीक है। वृश्चिक के बाद आता है धनु धनु राशि। धनु राशि जो होती है हमारी जुपिटर की होती है। अब जुपिटर अगर आ गया तो जुपिटर को वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट बोलते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी का। तो इसीलिए धनु धनु का जो साइन बनता है उसमें ऐसा बनता है कि ये लोग जो है घोड़े पे चलते हुए तीर लगाने वाला जो इसका जो पूरा धनु का जो एक इमेज बनती है, वो ये बनती है कि एक इंसान घोड़े पे बैठा हुआ है और भागते भागते घोड़े पे भी निशाना सही लगा रहा है। तो ये लोग में स्पीड प्लस प्रिसीजन या एग्जैक्ट जो टारगेटिंग है उसके ये लोग होते हैं। और अगर इसमें लग्न बली हुआ या बहुत अच्छी इनकी पोजीशनिंग हुई, और ऐसे लोग अगर जिनकी राशि ऐसी होती है, ये अच्छे लेवल के टीचर होते हैं क्योंकि गुरु की राशि है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मकर राशि। ये आती है हमारी सैटर्न की। ठीक है। सैटर्न मतलब हमारी शनिदेव। सैटर्न की राशि होने के कारण जनरली इनका जो स्वभाव होगा ये सीरियसनेस टाइप का होगा और डिसिप्लिन्ड होगा। ठीक है। ये लोग बहुत डिसिप्लिन्ड या उस लेवल के देखने को मिलते हैं जनरली। जिनका भी लग्न में शनि आ जाता है, 10 नंबर आ जाता है, मान लो शनि यहाँ पर आकर तीसरे हाव में बैठ जाए, ऐसे इंसान का जो करियर या अपन जो भी समझ लीजिए, ये करियर समझ लीजिए या एक तरह से समझ लीजिए जैसे 10 की राशि 3rd नंबर पे, तो करियर या जो भी समझ लीजिए वो 30 to 35 के बाद ही ग्रोथ मिलती है, क्योंकि शनि जो है डिले का कारक होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब लग्न का स्वामी यहाँ बैठ गया तो ऐसे लोगों को जनरली जो रिजल्ट्स मिलते हैं लाइफ में वो बहुत डिलेड मिलते हैं, क्योंकि सैटर्न की यहाँ की पोजीशन 7th दृष्टि जो डालती है वो उनके लक पे डालती है। जो एस्पेक्ट हम आगे पढ़ेंगे वो उनके लक पे डालती है। तो लक पे डालने के कारण इनका जो लक है वो चलना ही 30-35 के बाद शुरू होता है। ठीक है। मतलब डिले होता है ओवरऑल। फिर आती है कुंभ राशि। इसके स्वामी जो है इसके भी शनिदेव ही होते हैं, राहु भी इनको क्लेम करता है, बट जनरली शनि की राशि मानी जाती है। ये लोग भी ठीक ठाक वे में रहते हैं, बट टेक्नोलॉजी में अच्छे रहते हैं ये लोग। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और इन सब में इनका अच्छा हाथ रहता है। डिपेंड करता है पोजिशनिंग कैसी है। फिर आती है मीन राशि। मीन राशि भी हमारी गुरु की राशि होती है। ठीक है। ये लोग भी जनरली आर्टिस्टिक टाइप थोड़े से देखने को मिलते हैं, और एक और चीज इनमें मिलती है कि ये थोड़े से काइंड ऑफ स्पाइसिस जो राशि होती है इसमें ये सौम्य टाइप ही होते हैं।
बट लॉयल भी है पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए, बट डिपेंड करता है कि इनकी एफ्लिक्शन है या नहीं, या इनमें कुछ है, मतलब जो मीन राशि है वो कहीं शनि राहु केतु के साथ जो उसका प्लैनेट का कंजंक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखना पड़ता है, बट इन जनरल बताया जा रहा है। ठीक है, जन्म के समय अगर चंद्रमा शनि या राहु के साथ हो तो जो व्यक्ति मन बचपन से ही उदास और डरपोक और असुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, तो जनरल ये हम बीच बीच में थोड़ा सा फैक्ट्स बताते रहते हैं। ठीक है, अगर किसी के चंद्रमा, मान लीजिए किसी का मून है, ठीक है, वो सैटर्न के साथ कंजंक्ट हो जाए या मून जो है राहु के साथ कंजंक्ट हो जाए, तो ये लोग जनरली जो होता है, मून क्या है, मन है, अगर राहु के साथ अफ्लिक्शन आ गया तो उस पर ग्रहण लग गया, ग्रहण लगने के कारण इनका मन में डर बैठा रहेगा किसी न चीज का। आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो बहुत डरते हैं, या बहुत से जवानी में भी डरते हैं, क्योंकि मून का अफ्लिक्शन हो जाता है। ये लोग बहुत डरपोक और असुरक्षित टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हमने 12 राशियों की बात करी, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 12 राशियों के बाद नवग्रह के मुख्य जो संकेत होते हैं, की सिग्निफिकेटर, वो हम देखते हैं। हमारे जो प्लैनेट्स है उसमें सबसे पहले आता है सन, सूर्य बोलते हैं इसको। अग्नि है, ठीक है, अग्नि अग्नि है तो मतलब फायर है, फायर है तो ये लोग काफी एकदम एग्रेशन वाले होते हैं। ठीक है, सन जो है हमारे आत्मा को बताता है, हमारे पिता को बताता है, सरकारी नौकरी को बताता है, प्रतिष्ठा को बताता है, स्वास्थ्य को बताता है, नेतृत्व को बताता है। तो अगर किसी का हमको देखना है कि वही उसका सोल कहाँ है लाइफ में, या उसका सबसे ज्यादा उसकी आत्मा कहाँ बसी हुई है, तो उसको सन की पोजीशन देख लीजिए। मान लीजिए किसी की कुंडली है, ठीक है, एक मिनट, मान लीजिए किसी की कुंडली है, ये किसी की कुंडली है, ठीक है, और ये कुंडली में हम एक चीज देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की ये कुंडली है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए किसी की कुंडली और सन फोर्थ हाउस में बैठ जाए। अब सन फोर्थ हाउस में बैठ गया तो ऐसे लोगों की आत्मा बसती है प्रॉपर्टी में। ठीक है, क्योंकि ये रियल एस्टेट का हाउस होता है। ठीक है, ऐसे लोगों की गाड़ी में, हाँ, व्हीकल में इनकी आत्मा बसती है, इनकी मदर में इनकी आत्मा बसती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही इनकी आत्मा है। सन जहाँ पर बैठा है वहां को लेके उनकी आत्मा तृप्त होती। अगर उनने कुछ भी ये चीजें हासिल करी तो उनको बहुत एक इंटरनल पीस, क्योंकि ये इनर पीस का भी हाउस होता है। ठीक है, तो ये देखा गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मून। ठीक है, मून चंद्रमा है, जल, स्त्री प्रधान। ठीक है, मन, माता, भावनाएं, यात्रा, दूध, नींद, मानसिक स्थिति इससे देखी जाती। मान लो किसी का चंद्रमा यहाँ आके बैठ गया, ठीक है, ये हाउस है 8th हाउस, तो ऐसे लोग जब 6 से 12 में कोई भी हाउस जाता है, मैं आगे आपको बताऊंगा, वो वीक कैटेगरी में आता है, तो ऐसे लोगों का मन विचलित रहेगा। ठीक है, या इनको एंजाइटी या डिप्रेशन टाइप की चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए किसी का मून यहाँ पर आ गया केंद्र में, ऐसे केस में इनका जो पूरा इमोशन होगा वो इनके करियर के प्रति होगा। जो इनका पूरा मन या पूरा ध्यान जो इनका लगा रहेगा वो अपने करियर में ही लगा रहेगा, क्योंकि जो मून है वो ही इनका मन है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मार्स। ठीक है, मार्स मंगल है, एनर्जी है, ऊर्जा, भाई, साहस, भूमि, वाहन, सेना, पुलिस, दुर्घटना, ये सारी चीजें हम मार्स से देखते हैं। ठीक है, मार्स भी अग्नि है। चंद्रमा क्या है? जल। ठीक है, मार्स है अग्नि। अब मान लीजिए कि मंगल चंद्रमा की राशि में जाके बैठ जाए, अब क्या होगा? अग्नि जल में जाके बैठ गई तो क्या होगा? बुझ जाएगी। तो इसीलिए जब मंगल चंद्रमा की राशि में बैठते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं या नीच के हो जाते हैं। ठीक है, नीच के जनरली उनको रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि वो नीच के हो जाते हैं। उसका रीजन ही यही है कि उनका जो एलिमेंट है वो अग्नि है, और वो जल में जाके वो अपने अपने सारे जो, देखिए आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आपके घर में होते हैं, तो जब भी कोई प्लेनेट अपने खुद के घर में होता है सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अपने कोई बहुत जिगरी दोस्त है उसके घर में कंफर्टेबल होगा, लेकिन अपने कोई ऐसे रिश्तेदार जिसको वो जानता भी नहीं वहां जाएगा तो वो बहुत विचलित होगा। तो ग्रहों का भी कुछ इस हिसाब से रहता है कि वो अपने फ्रेंड और एनिमीज दोनों के जिस जगह पर जा रहे हैं उस पे वो चीजें डिपेंड करती है कि वहां पर वो कितना कंफर्टेबल फील करेंगे। मान लीजिए किसी का सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है और वो वहां पर नीच का हो गया या नेगेटिव हो गया, अब क्या होगा इस केस में? यहाँ पर जो प्लेनेट बैठा है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो अनकंफर्टेबल है। ऐसे लोगों को जनरली पैसों से रिलेटेड दिक्कतें देखने को मिलेगी लाइफ लॉन्ग। और ये पैसा, क्योंकि सेकंड हाउस धन एक्यूमुलेशन का हाउस है, एक्यूमुलेशन का मतलब इनकम नहीं होता, एक्यूमुलेशन मतलब लाइफ लॉन्ग जो पैसा आप जोड़ोगे, ये पैसे जोड़ने का हाउस होता है। 11th हाउस इनकम का होता है, वो हम आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है,
उसके बाद आते हैं हम मर्क्यूरी पे। मर्क्यूरी में देखेंगे बुध जो है जनरली इसका स्वामी होता है पृथ्वी, ठीक है। और जनरली बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, मित्र, लॉजिक और गणित, जिनका बुद्ध स्ट्रांग है उनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। बहुत अच्छा मैथ्स होगा इन लोगों का। मैथ्स अच्छा होने के बाद जनरली ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, क्योंकि जिनका बुद्ध स्ट्रांग होता है वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि ये हर चीज कैलकुलेटेड करते हैं, ये अंधी रिस्क नहीं लेते हैं, इसीलिए ये बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। बहुत लॉजिकल होती हैं इनकी बातें, इनसे आप बात करोगे आपको काफी लॉजिक नजर आएगा। अगर किसी का बुद्ध टाइप का प्लैनेट है लग्न में या कहीं भी, ठीक है। बुद्ध वाणी का कारक है। मान लीजिए किसी के सेकंड हाउस जो कि वाणी का भी होता है उसमें बुद्ध जाके नेगेटिव हो जाए, ऐसे लोगों को पता ही नहीं होगा कि कब किसके सामने क्या बोलना है। ये अपनी अपनी बातें करेंगे क्योंकि इनको लॉजिक इनके सब खत्म हो गए, इनको नहीं समझ में आ रहा करना क्या है। वो बहुत लोग होते हैं ना जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने ये करा, मैंने वो करा, ये वो ज्यादातर लोग ऐसे ही रहते हैं जिनका वाणी या बुद्ध कमजोर स्थिति में होता है, और उनको समझ नहीं आता कि सबसे पुरानी चीज तो ये कि हीरे को बोलना ही नहीं पड़ता ना कि हमने ये सब किया है। तो बहुत लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी का सूर्य यहाँ पर आ गया तो वो लोग भी जनरली ऐसी सब बातें करते हुए मिलते हैं, क्योंकि सूर्य लग्न में आ जाता है, ठीक है। तो एक जनरल सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए जुपिटर है किसी का, ठीक है। जुपिटर जो है हमारा वो ज्ञान है, धर्म है, गुरु है, संतान है, धन है, न्याय है, भाग्य है, ठीक है। जुपिटर जिसका स्ट्रांग होता है, अगर कुंडली के केंद्र में कहीं भी जुपिटर आ जाए, अगर स्ट्रांग पोजीशन में आ जाए, तो ऐसा बोलते हैं कि 1.25 लाख दोषों से मुक्त हो जाता है वो इंसान, कुंडली के 1.25 लाख दोषों से मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो जुपिटर जनरली, लेकिन जुपिटर जिसका लग्न में होता है ऐसे लोग मोटे होते हैं, ठीक है, जुपिटर के कारण, ठीक है। और जुपिटर अगर स्ट्रांग है तो उन लोगों को अच्छा गुरु मिलता है, अच्छा टीचर मिलता है लाइफ में। और जुपिटर जिस भी जगह पे बैठता है, मान लीजिए जुपिटर 10th हाउस में बैठ जाए, जुपिटर सेवंथ में बैठ जाए तो आपका पार्टनर बहुत अच्छा होगा। और जिस भी जगह पे जुपिटर बैठता है वहां को एक्सपांड करता है, जुपिटर एक्सपांशन का प्लैनेट है। तो आपकी मैरिज लाइफ को बहुत बहुत लेवल पे बहुत अच्छे से, या ये अपना बिजनेस का भी हाउस होता है तो आपका बिजनेस को बहुत एक्सपांड करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है वीनस, शुक्र। शुक्र जो है हमारा विवाह, प्रेम, विलासिता, कला, वाहन, सुंदरता, भोग। मान लीजिए किसी का जनरल, जैसे आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही तो जनरली वीनस की रेमेडीज नॉर्मली करवा ही लेते हैं, ठीक है। अगर किसी का वीनस सेकंड हाउस में आ जाए तो ऐसे लोग गा के, या फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में जितने भी लोग होंगे उनका सेकंड हाउस में वीनस जो है ज्यादातर देखने को मिलता है। उसका रीजन ही यही है कि वीनस जो है सेकंड हाउस इनकम का होता है, और वहां पर वीनस आता है उनकी मीठी वाणी होती है और वहीं से उनको इनकम होती है। वीनस सेकंड हाउस में भी अच्छी पोजिशनिंग है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वाहन। जनरली जो है आप गाड़ियां वगैरह परचेस कर रहे हैं उसमें वो लग्जरी आइटम में आता है तो वो वीनस के अंडर आता है। फिर आता है सैटर्न। सैटर्न से आप लाइफ के दुखड़े देखते हैं, क्योंकि कर्म, मजदूरी, उम्र, संघर्ष, मंदी और जनरली न्याय, सेवक, ये सारी चीजें जो हैं हम शनि से देखते हैं। शनि की सबसे बढ़िया रेमेडी होती है कि आप डिसिप्लिन्ड हो जाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। और आप बिल्कुल लॉयल्टी से अपना काम करो, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। डिपेंड करता है शनि से हम लाइफ के दुखड़े देख सकते हैं किसी के भी। मान लीजिए किसी का 7th हाउस में शनि आके बैठ जाए, ऐसे लोगों को जनरली जो है शादी में डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि की नेचुरल प्रॉपर्टी डिले है, ठीक है। और यहाँ से हम देखेंगे तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि उसके भाग्य पे जाएगी तो ऐसे लोगों का भाग्य लेट चलेगा। यहाँ से हम देखेंगे कि 7th दृष्टि कहाँ पे पड़ेगी तो लग्न पे पड़ेगी, तो इनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा 30 साल तक, ठीक है। और यहाँ से हम जब 10वीं दृष्टि देखेंगे शनि की तो 7th 8th 9th 10th, तो लोगों का अपने हो सकता है कि छोटे जो अपने भाई बहन हैं उनसे भी इनके संबंध शुरू में अच्छे ना हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, दृष्टि भी हम आगे पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। राहु। राहु जो है छाया ग्रह है, भ्रम है, आधुनिकता, तकनीकी, विदेश, छल, राजनीति, अत्यधिक लालसा। 90% ऑफ द पॉलिटिशियन उनमें राहु की पोजिशनिंग या तो 5th हाउस में देखने को मिलती है या 10th हाउस में देखने को मिलती है। उसका रीजन ये है कि 10th हाउस करियर का होता है, वहां पर जब राहु होता है तो पॉलिटिशियंस को पता होता है कब क्या चल है या किसको क्या बोलना है, वो सब चीजों में उनकी बहुत। राहु क्या है कि आपको टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी देख लो, आप कोई भी चीज उठा के देख लो, आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी जो 90% लोग ला रहे हैं उनकी राहु की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। तो राहु एक्चुअली में आज का जमाने का बहुत एक तरह से राजा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा केतु। केतु जहां पर भी बैठेगा वहां पर आप डिटैच होना चाहोगे या लिबरेट होना चाहोगे। जिनका भी केतु 7th हाउस में आता है ऐसे लोगों की बोलते हैं मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती। उसका रीजन ये है कि यहाँ से ये लोग आजाद होना चाहते हैं। आजाद का मतलब ये नहीं कि उनको आजाद होना, उनके पार्टनर को उनको स्पेस देना चाहिए तो उनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, क्योंकि जिस भी हाउस में केतु होता है
वो लिबरेशन है, ठीक है, वहां से वो त्याग है, वो डिटैच हो रहा है वहां से, ठीक है। और राहु जहाँ बैठता है वहां पर, राहु जहां भी बैठेगा वहां से इंसान को ऑब्सेशन रहेगा या बहुत ज्यादा उस हाउस का लेवल का उसका नशा रहेगा। मान लीजिए किसी का राहु जो है 11th हाउस में आके बैठ जाए, ऐसे लोगों को कैसे भी करके पैसा कमाना है, क्योंकि राहु शॉर्टकट है और 11th हाउस गेन है, तो इनको गेन करना है शॉर्टकट में, तो ऐसे लोग जनरली शेयर बाजार में या इधर उधर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है पोजिशनिंग कैसी क्या है। एम आई ऑडेबल टू ऑल, मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है। नवग्रह और उनके संबंधित रोग, ठीक है। अब जो हमारे प्लैनेट्स है उनसे रिलेटेड डिजीज कौन कौन सी जनरली देखी गई है? अगर सन है तो ये हार्ट से रिलेटेड आपकी दिक्कत है, आपकी आंख और आपकी जो भी बैक से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर, आपकी बुखार, नेत्र रोग, त्वचा संबंधित कुछ भी हो सकता है। हड्डियों में दुर्बलता जो है सन से देखी गई है, किसी का सन अगर नीच का है या नेगेटिव है, ऐसे लोगों में जनरली हड्डियां या ये सब हार्ट रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं। मान लेते हैं किसी का चंद्रमा है, तो चंद्रमा के केस में हम क्या देखेंगे? मन, मस्तिष्क, रक्त, फेफड़े, ठीक है। मानसिक तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, फेफड़ों से रिलेटेड रोग, अनिद्रा, जुकाम और असंतुलन, ठीक है। मानसिक तनाव जिनकी भी आजकल जो देखने को मिलता है कॉमन बीमारी है कि एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, ऐसे जो लोग हैं इनका कहीं ना कहीं चंद्रमा बहुत कमजोर स्थिति में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मार्स। मार्स से रिलेटेड जो जनरली है ये बीपी की बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है। सर्जरी, सूजन, हार्ट, जो भी सर्जरी से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। फोड़े फुंसी वगैरह, अगर मंगल किसी की अच्छी पोजीशन में नहीं और लग्न पे आ गया तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा फुंसियां वगैरह ये सब देखने को मिलती है। फिर आता है हमारा मर्क्यूरी, बुध, इसमें हम त्वचा देखते हैं, ठीक है। आपका नर्वस सिस्टम भी देखते हैं इसमें, ठीक है। त्वचा के रोग हुई और ना तांत्रिक संबंधी समस्याएं, वाणी वगैरह ये सब जो है हम इससे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है जुपिटर। जुपिटर से रिलेटेड जो है हमारा लीवर आ जाता है, ठीक है। मोटापा, जनरली जिसका जुपिटर नेगेटिव वे में उनको मोटापा उनका बढ़ते जाता है। डायबिटीज भी लिटिल बिट देखी जाती है, बट ज्यादा केस में वो शुक्र से ही देखी जाती है, ठीक है। और पीलिया वगैरह, थायराइड के रोग जो हैं वो जनरली जुपिटर से देखते हैं। वीनस जो है हमारा, वो हमारी जनरल वे में एक समझ लीजिए आपकी जो फीमेल से रिलेटेड जो भी बीमारियां वगैरह ये सब होती है वो भी इससे देखी जाती है, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें त्वचा, एलर्जी, किडनी डिसऑर्डर, शुक्राणु, ये सब चीजों की अपने को जनरली जो है देखने को मिलती है। सैटर्न से रिलेटेड जो बीमारी है वो गाठिया हो गया, लकवा हो गया, पुराना दर्द, स्किन एलर्जी, ठीक है। और अनिद्रा, मतलब नींद नहीं आना, जनरली देखा गया है कि किसी की कुंडली में अगर 12th हाउस में सैटर्न हो तो ऐसे लोगों को नींद की समस्या होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है किसी क्या पोजिशन में, बट ये जनरल वे में देखा जाता है, ठीक है। फिर राहु, राहु से रिलेटेड क्या है? मानसिक, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, नशा, ठीक है, कैंसर, ठीक है। ये सारी चीजें हम इससे दिखते हैं। और ऐसी बीमारियां जो जनरली डॉक्टर जो है रिपोर्ट्स में नहीं आ रही, वो भी सब हम राहु से देखते हैं, क्योंकि राहु की जनरली बीमारियां इस टाइप की होती है कि वो शुरू में डिटेक्ट ही नहीं होती, ठीक है। केतु, केतु से हम जो देखते हैं स्पाइन के संबंधित रोग देखते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखते हैं, आत्मा पीड़ा जो भी है अपनी जनरली देखते हैं, आध्यात्मिक उलझन या अज्ञात कारणी, मतलब कोई भी ऐसी बीमारी जो जनरली नहीं हो पा रही, वो डिटेक्ट नहीं हो पा रही, वो भी राहु केतु से देखते हैं, ठीक है। फिफ्थ भाव में अगर केतु हो तो ये पिछले जन्म के रिश्ते का असर आज भी आ रहा है, जनरली ये कि हम छोटा मोटा एक फैक्ट देते हैं। अगर फिफ्थ हाउस में किसी का केतु है तो उनके आज भी रिश्तों में असर डाल रहा है, ठीक है। मतलब फिफ्थ हाउस में पिछले जन्म से लेके आज तक का आपका जनरली जो है वो चीजें देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है कुंडली के भाव, ठीक है। अब हम कुंडली की ही बात कर रहे हैं तो हम कुंडली के भाव देखेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट हाउस होता है कुंडली का, वो आपका जो है शरीर है, ठीक है। वो व्यक्तित्व है, शरीर है, स्वास्थ्य है, जीवन का उद्देश्य और आत्मकवि है। मान लेते हैं किसी का जनरल वे में अगर हम देखें, मान लेते हैं किसी की कुंडली है ये, ठीक है। उसमें जो ये लग्न पे 1 नंबर लिखा है उसका मंगल यहाँ आके बैठ गया, ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? लग्न सेल्फ आके 12th हाउस में बैठ गया, क्योंकि 12th हाउस होता है आपका खर्चा, हानि, अस्पताल, जेल, विदेश, मोक्ष और त्याग। तो ऐसे लोगों को जनरली जो है वो स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में जाना चाहिए, या वहां से रिलेटेड, या फिर 12th हाउस जो कि विदेश का है वहां पर जाके काम करना चाहिए, ठीक है। तो इनको अच्छी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, मान लीजिए सेकंड हाउस जिसको हम धन भाव बोलते हैं,
इसमें धन संपत्ति, परिवार, वाणी, भोजन, कुटुंब और जनरली बचपन जो है इससे हम देखते हैं। तो सेकंड हाउस अगर हम देखेंगे तो सेकंड हाउस जो है, अगर मान लीजिए किसी का सेकंड हाउस का स्वामी कोई भी ऐसी जगह जाके बैठ गया, मान लीजिए सेकंड हाउस का स्वामी फोर्थ में जाके बैठ गया आपकी कुंडली में, तो हम ऐसे में बोलेंगे जो फोर्थ हाउस होता है वो काय का होता है, तो उनकी जो धन का जो जोड़ेंगे वो कहाँ से जोड़ेंगे, संपत्ति से, ठीक है, या शिक्षा से, क्योंकि इनका सेकंड का स्वामी फोर्थ हाउस में बैठ गया। वो हम देखेंगे आगे कैसे क्या देखते हैं, ठीक है। जो हमारा थर्ड हाउस होता है कुंडली का वो हमारे भाई बहन का होता है, छोटे भाई बहन, और उसके बाद हमारी करेज का होता है, साहस का होता है, संचार, लेखन, ट्रैवल सब इसी में आता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रैवल सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा फोर्थ हाउस जो कि सुख का होता है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। फोर्थ हाउस पे थे हम, ठीक है। फोर्थ हाउस में हम देखेंगे तो ये हमारी माँ का होता है, घर का होता है, संपत्ति का होता है, वाहन, सुख, शिक्षा और स्थिरता, ठीक है। मान लीजिए किसी का फोर्थ हाउस में मार्स आ जाए, ऐसे लोगों के घर में कॉन्फ्लिक्ट होंगे क्योंकि इनकी एनर्जी है ये। सूर्य आ जाए अगर फोर्थ हाउस में, ऐसे लोग घर में डोमिनेट करेंगे, इनका डोमिनेशन होगा घर। डिपेंड करेगा पोजीशनिंग कैसी है, बट इन जनरल वे में हम बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी का फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस क्या है, संतान, प्रेम, बुद्धि, सचरा, हाँ ठीक है, और विद्या। मतलब जनरली ऐसा है जो फोर्थ हाउस होता है उससे हम आपकी बोल दीजिए 10th या 12th तक की एजुकेशन भी देखते हैं, लेकिन जो कॉलेज की एजुकेशन है वो फिफ्थ हाउस से देखते हैं, और हायर एजुकेशन जो है हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी का फिफ्थ हाउस जो है, ठीक है, फिफ्थ हाउस हमारा क्या है, संतान, प्रेम, बुद्धि, ये और विद्या का, ठीक है। फिफ्थ हाउस हमारा एक और चीज का होता है जिसको बोलते हैं लव। मान लीजिए किसी का फिफ्थ का स्वामी सेवंथ में जाके बैठ जाए, ऐसे लोग लव मैरिज प्रेफर करते हैं, ठीक है? इनकी लव मैरिज होती ही है ज्यादातर केस में, डिपेंड करता है कि दशा अंतर दशा कौन सी है, ठीक है। फिर आता है हमारा सिक्स हाउस। सिक्स हाउस जो होता है रोग, ऋण, शत्रु, संघर्ष और कानूनी मामले, ठीक है। तो मान लीजिए किसी का सिक्स हाउस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, ऐसे लोगों के शत्रु नहीं टिक पाते क्योंकि इनका शत्रुओं पे अच्छा होल्ड होता है। इनको शत्रु जो है शत्रु इनके नहीं टिक पाते, क्योंकि सिक्स हाउस अगर केंद्र में आ गया या किसी भी ऐसी पोजीशन में आ गया जहाँ पे वो स्ट्रांग हो गया, तो ये कर्जा भी नहीं चढ़ पाएंगे। और सिक्स हाउस बहुत अच्छा भी माना जाता है, डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशनिंग कैसी है। बट अगर आपको कंपटीशन में जीतना है, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, साइड वाले में का एक और बिजनेस है, तो आप उससे जीतोगे या नहीं जीतोगे वो आपका सिक्स हाउस डिपेंड करेगा। अब आता है हमारा सेवंथ हाउस, ठीक है। मैरिज से रिलेटेड 90% चीजें हम सेवंथ हाउस से देखते हैं, ठीक। सेवंथ हाउस हमारे विवाह का होता है, जीवन साथी, विवाह, व्यापार, साझेदारी, आकर्षण, सौंदर्य। मान लीजिए किसी का सेवंथ हाउस है, सेवंथ हाउस में आके कोई मेलेफिक प्लैनेट जैसे सैटर्न, राहु बैठ गया, मान लीजिए राहु बैठ गया, तो ऐसे लोग कहीं डिपेंड करता है, बट फॉरेन में भी शादी कर सकते हैं और अदर कास्ट में भी कर सकते हैं। वो देखेंगे कि पोजीशनिंग कैसी है, बट एक जनरल वे में देखा गया। सैटर्न आ गया तो डिले करेगा, केतु आ गया तो इन लोगों को शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा या डिटैच इन इट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आयु भाव, जिसको हम बोलते हैं जीवन, मरण, दुर्घटना, गोपनीयता। एस्ट्रोलॉजी भी इसी के अंदर आती है। आपकी लॉटरी खुलेगी या नहीं खुलेगी वो भी एट्थ हाउस से देखते हैं। आपके इंश्योरेंस के कितने पैसे आएंगे वो भी इसी से देखते हैं, इनहेरिटेंस का पैसा, ठीक है। Excuse me। तो एट्थ हाउस हमारी ये सब चीजें बताता है। फिर आता है हमारा नाइन्थ हाउस, ठीक है। नाइन्थ हाउस भाग्य, धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा, यात्रा, दर्शन, सारी चीजें कवर करते हैं, ठीक है। आपका लक बोलते हैं ना लोगों, नाम लकी नहीं है, तो हो सकता है कि आपका लक का स्वामी 6 8 12 जैसे कोई से प्लेनेट में बैठ गया हो या कोई सा हाउस में बैठ गया हो, वो हाउस में आपका उस कारण से वो चीज से रिलेटेड आपका जो है वो कमजोर स्थिति में आ गया, आपका भाग्य नहीं चल रहा होगा, ठीक है। फिर आता है टेंथ हाउस, पेशा, सामाजिक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पिता, जनरली इसी से देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी करियर कैसा होगा। मान लीजिए किसी का टेंथ हाउस है वो केंद्र में ही आ गया, टेंथ हाउस का स्वामी फोर्थ हाउस में आके बैठ गया, केंद्र में जो भी प्लेनेट आता है स्ट्रॉन्ग पोजीशन आता है। ऐसे लोग मान लीजिए यहाँ पर टेंथ में राशि लिखी है, नंबर कोई भी लिखी है, उसका स्वामी अगर केंद्र में आ जाए
तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर राशि लिखी है मंगल, और मंगल यहाँ पर पोजीशनिंग कर ले, तो हम बोलेंगे ये लोग रियल एस्टेट का काम करेंगे और प्रॉपर्टी में अच्छे बड़े बड़े बिल्डर बनेंगे। डिपेंड करता है पोजीशनिंग क्या है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लाभ का भाव। आमदनी, लाभ, इच्छाएं, नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम पे जो भी होती है, ये सब इसी भाव से देखते हैं हम, 11th हाउस से। कोई भी हाउस जो 11th हाउस से कनेक्ट होता है 90% केस में उसमें गेन देखने को मिलता है। मान लीजिए आपका सेकंड हाउस का स्वामी, मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर राशि लिखी है और वीनस अगर यहाँ आके बैठ जाए, तो हम इसको बोलेंगे कि ऐसा जो भी ये जो आदमी है या ये जो भी है, इसको एक बहुत बड़ा धन योग है, ये राजयोग आ गया। धन योग जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। कुंडली में जनरली आपने देखा होगा ऐसे आपके नंबर लिखे रहते हैं, यहाँ पे 6 नंबर, 3 नंबर, नंबर कोई भी लिखे हो, हाउस ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा, ये थर्ड रहेगा, फोर्थ रहेगा, फिफ्थ रहेगा, सिक्स रहेगा, सेवंथ रहेगा, एट्थ रहेगा, नाइन्थ रहेगा, 10th रहेगा, 11th रहेगा और 12th रहेगा। क्यों? क्योंकि जनरली अगर आप देखेंगे, अगर आपको देखना है, मान लीजिए कि आपकी आपकी कुंडली में अगर आपको देखना है कि मेरी इनकम कहाँ से होगी, तो आपके सेकंड हाउस में जो भी राशि लिखी है, ठीक है, हम ये राशि को पकड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है नंबर 5, ठीक है, वो 5 नंबर को पकड़ेंगे, फिर हम जाएंगे पीछे, ठीक है, और हम ये देखेंगे कि 5 नंबर किसके अंडर में आता है। 5 नंबर सिंह राशि के अंदर आता है, जिसका स्वामी होता है सूर्य। फिर आप पीछे जाएंगे वापस, ठीक है, और कुंडली में चेक करेंगे कि सूर्य कहाँ पर बैठा है। मान लीजिए उस केस में अगर वहां पर लिखा है 5 नंबर और सूर्य आ गया यहाँ पर, ठीक है, सूर्य यहाँ पर आ गया, या सूर्य यहाँ पर आ गया, या सूर्य 9th हाउस में आ गया, तो ऐसे लोगों का अपने करियर से ही एक्यूमुलेशन होगा धन का। ध्यान दीजिए सन यहाँ पर आ गया 8th हाउस में, तो ऐसे में लोगों ने एस्ट्रोलॉजी से पैसे कमाएंगे। डिपेंड करता है कहाँ पर बैठा है। तो आपका जहाँ भी इनकम हो रही है उसकी राशि नंबर आपको देखना पड़ेगा, और वो जहाँ पर जाके बैठ रहा है वहीं से आपका धन एक्यूमुलेशन होगा। 11th हाउस हमारा इनकम का होता है और सेकंड हाउस हमारा धन के एक्यूमुलेशन का होता है। आपके कितना गोल्ड रहेगा, कितना आपके पास कैश रहेगा, ये सब चीजें हम सेकंड हाउस से देखते हैं। ठीक है। लेकिन इनकम कितनी होगी वो हम 11th हाउस से देखते हैं। ठीक। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जनरली जो ग्रह है, इसमें क्या होता है, जब एस्पेक्ट्स की बात आती है तो उस केस में ये देखना देखना जरूरी होता है कि जो भी एस्पेक्ट है, जो भी हम एस्पेक्ट में कुंडली देख रहे हैं, एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, दृष्टियां। ठीक है। तो दृष्टियां जब भी देखते हैं तो हमको एक चीज इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि कौन सा ग्रह का कौन से ग्रह से मित्रता है। जैसे हम सूर्य के केस में देखेंगे तो उसके जो मित्र राशियां हैं वो है चंद्र, मंगल और बृहस्पति। शनि, शुक्र, राहु उसके दुश्मन में आते हैं और बुध उसके सम ग्रह में आता है। सम ग्रह का मतलब होता है न्यूट्रल है, ना नेगेटिव दे रहा है ना पॉजिटिव दे रहा है। ऐसे ही चंद्रमा के दोस्त होते हैं सूर्य, बुध, राहु, केतु दुश्मन, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि ये सब उसके न्यूट्रल भाव में आते हैं। ठीक है। मंगल के दोस्त कौन होते हैं, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति। बुध, राहु इनके दुश्मन होते हैं और शनि इनका न्यूट्रल रिजल्ट देता है मंगल के केस में। बुध के केस में शुक्र, शनि इनके अच्छे खासे दोस्त होते हैं। ठीक है। चंद्रमा इनका शत्रु होता है और सूर्य, मंगल इनकी कुंडली इनके हिसाब से इनकी जो इनके लिए सूर्य मंगल जो है दुश्मन, या एक तरह से सूर्य मंगल न्यूट्रल रहते हैं। न्यूट्रल बोलेंगे हम इसको। बृहस्पति के जनरली सभी दोस्त होते हैं, बट शुक्र, बुध और राहु ये इनको ऐसे दोस्त की कैटेगरी में नहीं डाला जाता। शनि न्यूट्रल होते हैं। अगर किसी का गुरु का लग्न है तो शनि के बुरे रिजल्ट जनरली देखने को नहीं मिलते। ठीक है। न्यूट्रल है, ना नेगेटिव देंगे ना पॉजिटिव देंगे। शुक्र के केस में क्या होगा, शुक्र के दोस्त होते हैं हमारे बुध और शनि। ठीक है। और सूर्य, चंद्र इनके एक तरह से दुश्मन काइंड ऑफ होते हैं। मंगल, बृहस्पति जो है, इसको हम बोलते हैं कि मंगल और बृहस्पति में एक न्यूट्रल रिजल्ट देखने को मिलता है। अब न्यूट्रल रिजल्ट से मेरा मतलब है, मान लो किसी का लग्न शुक्र का है, शुक्र का लग्न है, मतलब यहाँ पर 2 नंबर लिखा है या 7 नंबर लिखा है, और मान लीजिए शुक्र कहीं भी बैठा हो, तो मंगल और बृहस्पति की जब दशा और अंतरदशा कुछ भी आएगी उस केस में इसको एक न्यूट्रल रिजल्ट की तरह देखा जाएगा, ना कि नेगेटिव की तरह देखा जाएगा। और बाकी ये भी देखेंगे कि हाउस कौन सा एक्टिव कर रहा है। बाकी ये जनरल बताओ। शनि के केस में सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों उसके दुश्मन कैटेगरी में, बृहस्पति न्यूट्रल हो जाते हैं। राहु के केस में सूर्य, चंद्र, मंगल और शनि, राहु जो है केतु के केस में एक तरह से नेगेटिव रोल पे है। ठीक है। और ये इनके न्यूट्रल हो जाते हैं, मंगल इनके दोस्त हो जाते हैं। ठीक है।
केतु मंगल में अच्छा रिजल्ट देते हैं, डिपेंड करता है कि पोजिशनिंग कैसी है। ठीक है, जिनकी कुंडली में सूर्य शनि आमने सामने हो, मान लीजिए कि आपका सन यहाँ बैठ गया और सैटर्न यहाँ बैठ गया, आमने सामने हो गए, ठीक है, उन्हें पिता से संघर्ष या अलगाव मिलता है। ठीक है, क्यों मिलेगा? क्योंकि फोर्थ हाउस, ठीक है, और ये आमने सामने बैठ गए, सूर्य शनि की बिल्कुल नहीं बनती। ठीक है, तो जनरल केस में हमने देखा है कि जैसे शनि इनके नेगेटिव में आते हैं, तो ऐसे केस में सन क्या है? आपके पिता है, सन जो है आपके फादर है, और जब शनि उनको देखते हैं तो छाया डालते हैं उस पर, और इसी केस में आपको जो है जनरल वे में पिता से संघर्ष या आपकी जो बनती नहीं, उसके आगे देखते हैं। ठीक है, अब जनरल कुंडली में प्रिडिक्शन जो होते हैं उस केस में अगर हम देखेंगे, तो जो हमारा फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और टेंथ, ये जो हाउस होते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रह को बलवान माने जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी का 8th हाउस का स्वामी है, यहाँ पर ये लिखा है मंगल यहाँ पर आ जाए। अब हम इस केस में क्या बोलेंगे कि 8th हाउस तो हो गया स्ट्रॉन्ग, लेकिन 10th हाउस हो गया वीक। क्यों? क्योंकि 6, 8 और 12 हाउस जो होता है, ये सफरिंग का हाउस होता है। सफरिंग का हाउस होता है। सफरिंग का हाउस होने का मतलब ये है कि इनसे जो भी कनेक्ट होगा उस हाउस से रिलेटेड सफरिंग होगी। तो जब 8th हाउस का स्वामी मंगल केंद्र में आ जाता है, तो ये 8th से कनेक्ट होने के कारण ये वीक हो जाता है। तो ऐसे लोगों का करियर जो है वो ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा या बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये एक जनरल सिनेरियो है। मान लीजिए किसी का 6th हाउस है, ठीक है, 6th हाउस 6 नंबर राशि भी थी, मान लीजिए यहाँ पे बुध आ जाता है, हम क्या बोलेंगे इस केस में कि ये जो है वो आगे मैं आपको बता देता हूँ। पहले 1 मिनट, कि 6, 8, 12 आप तो ये समझ लीजिए कि जनरल पहले हम अगर 1, 4, 7, 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1, 4, 7, 10 की बात करें कि अगर किसी का 2 नंबर राशि यहाँ लिखी है, 2 नंबर राशि लिखी है, और इस केस में मान लीजिए वीनस यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए या यहाँ पर आ जाए, अगर वो नीच का नहीं हो रहा है, किसी भी केस में हम बोल सकते हैं सेकंड हाउस जो धन एक्यूमुलेशन का हाउस है, हम बोल देंगे कि ये इंसान को वेल्थ में कभी दिक्कत नहीं आएगी, वेल्थ एक्यूमुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल वो डिपेंड करेगा इनकम कितनी क्या है, बट वेल्थ ये अच्छी खासी जोड़ेंगे। मान लीजिए इनके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहे हैं, ये 80,000 जोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि जो सेकंड हाउस का स्वामी वीनस है वो केंद्र में आ गया, जो भी हाउस केंद्र में आएगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, अगर ये एक जनरल फैक्ट है, ठीक है, बुद्ध, ठीक है, बुद्ध राहु से पीड़ित हो तो व्यक्ति का दिमाग भ्रमित रहता है। मान लीजिए किसी का मर्क्यूरी यहाँ बैठा है और राहु भी यहीं बैठ गया या राहु यहाँ बैठ गया, इस केस में ऐसे लोगों को ओवर थिंकिंग होगी और बुद्धि पे इनके ताला लगेगा, भ्रम बहुत होगा इन लोगों को। क्योंकि राहु जो है वो इल्यूजन पैदा करता है। ठीक है, उसके अलावा शुक्र 12वें भाव में प्रेम सुख या जो है आपको 12th हाउस में जाके देता है। ठीक है, 12th हाउस में अगर राहु शुक्र हो तो ऐसे लोगों के बहुत ज्यादा ये लोग लग्जरी और एक तरह से अय्याशी में थोड़ा सा डूबे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल से 2 फैक्ट थे, आगे बढ़ते हैं हम। त्रिकोण भाव मैंने आपको बताया कुंडली में हमने देखा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट हाउस, ये 4th, 7th, 10th मैंने बताया, इनमें जो प्लेनेट रहेगा वो स्ट्रांग रहेगा। उसके बाद जो ऑस्पिशियस हाउस होता है वो 1, 5 में होता है, धर्म त्रिकोण जो बोलते हैं, ये त्रिकोण है। ठीक है, इनमें जो प्लेनेट आएंगे वो आपकी जो लाइफ है पूरी जो डिपेंड करती है वो धर्म त्रिकोण पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि अगर इनमें कोई भी प्लेनेट आएगा तो बहुत शुभ होगा। क्यों? क्योंकि 9th हाउस लक का हो गया, 5th हाउस आपकी डेस्टिनी का हो गया, फर्स्ट हाउस आपके खुद का हो गया। मान लेते हैं अगर किसी केस में कि 9th में यहाँ पे जुपिटर लिखा है, जुपिटर यहीं आके बैठ जाए या जुपिटर केंद्र में आके आ जाए, ऐसे हाउस में हम बोलेंगे कि 9th हाउस बहुत स्ट्रांग हो गया, इनका लक जबरदस्त चलेगा, क्योंकि एक तो जुपिटर आ गया और केंद्र में भी आ गया। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कैसा क्या है, बट एक जनरल वे में बता रहे हैं। ठीक है, ये सबसे शुभ भाव माने जाते हैं 1, 5, 9। ठीक है,
क्योंकि फर्स्ट हाउस आत्मा का होता है, सेकंड विद्या, संतान, भाग्य, धर्म, तीनों को कनेक्ट करता है। ये महापुरुष योग बोलते हैं, धर्म कर्म अधिपति योग बोलते हैं। तो अगर इनको जनरल वे में देखेंगे, गुरु बुध बहुत अच्छे फल देते हैं फिफ्थ हाउस में। मान लीजिए किसी का गुरु या बुध फिफ्थ हाउस में जाके बैठ जाए, तो एक तो भयंकर बहुत अच्छा, मतलब इनको जो है जनरली केस में अच्छा खासा फिफ्थ हाउस से रिलेटेड इनको रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी का किसी भी प्रकार का ग्रह पूरे जीवन पर होता है, ठीक है, सबसे शुभ भाव माना गया है गुरु सूर्य श्रेष्ठ फल देते हैं नाइन्थ हाउस में। मान लीजिए किसी के नाइन्थ हाउस में सूर्य बैठ जाए या नाइन्थ हाउस में जुपिटर बैठ जाए। नाइन्थ हाउस से मेरा मतलब है कि ये वाला हाउस, यहाँ पर मान लीजिए किसी के में जुपिटर बैठा है या बुध बैठा है। देखिए यहाँ पर राशि कोई भी लिखी है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हाउस नाइन्थ ही रहेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर से कोई लियो का ऐड नहीं है, तो उसका 5 6 7 आएगा, 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4। तो यहाँ पर जनरली अगर आप देखेंगे 10 11 12, एक नंबर राशि मंगल की होगी। तो अब अगर इस केस में यहाँ पर हम देखेंगे मंगल यहीं बैठ जाए तो भी शुभ हो गया, मंगल केंद्र में आ जाए तो भी बहुत शुभ हो गया। तो इस केस में ऐसे लोगों का, अगर मान लीजिए नाइन्थ का स्वामी टेंथ में आके बैठ जाए, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि इनका जो टेंथ हाउस करियर का है, इनका करियर बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि नाइन्थ लक बहुत अच्छा होगा, करियर भी अच्छे होगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया। उसके बाद आता है, ठीक है, हमारा जो ये कोर्स है, ठीक है, इसमें हम आपको एग्जैक्टली इसी 30 20 50 मिनट या 1 मिनट एक घंटे के सेशन में हम इतना कवर नहीं कर सकते। बट जो हमारी ये जो कोर्स है, इसमें जो बैचेज है 20 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। 6 सीट के आसपास हमारे पास कुछ अभी बची हुई है। ठीक है, तो आप जो भी इसके कोर्स का कंसल्टेशन है, इसमें हम आपको 20% के आसपास ऑफ देंगे। ठीक है, अगर आप अभी की अभी सीट्स जो है रिजर्व करते हैं, इसमें हम आपको इंस्टाग्राम से कैसे फ्री लीड लानी है, कंसल्टेशन लाना है, वो भी बताएंगे। अदर एप्स पे कैसा रजिस्टर करना है वो भी बताएंगे। आपको फेसबुक और मेटा एड से आप कैसे लीड खुद के अकाउंट पे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ला सकते हैं क्लाइंट को देखने के लिए, वो भी बताएंगे। उसके अलावा पूरी कुंडली कंसल्टेशन सिखाएंगे, वो तो अलग। ठीक, तो आप इसको रिजर्व कर सकते हैं, अभी के अभी आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं हमारे नंबर पे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आता है 6 से 12 का हाउस। ठीक है, ये हाउस जो होता है, ठीक है, जनरल केस में जो ये हाउस होता है, ठीक है, इसको जो लाइफ की सफरिंग है उसका हाउस होता है। सफरिंग से मतलब है जहां पर भी कष्ट होगा। ठीक है, सिक्स हाउस होता है रोग ऋण शत्रु का। ठीक है, कर्जा चढ़ जाना, शत्रु हो जाना। एट्थ हाउस होता है दुर्घटना या डेथ का, और हानि या मोक्ष का। तो जनरली केस में देखा गया है कि इनसे जो जुड़े हुए प्लैनेट है, जनरली यहाँ पर जो मेलेफिक हाउसेस होते हैं उनमें आ, ये एट्थ हाउस में जैसे मेलेफिक अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी के सिक्स हाउस में मंगल या शनि आ जाए, ऐसे लोग शत्रु पर बहुत हावी हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है मेलेफिक हाउसेस इनको बोलते हैं 6 एट 12। 6 एट 12 कौन सा हाउस होता है मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, कुंडली में जो 6 एट 12 हाउसेस है, आपका सिक्स हाउस ये हो गया, एट्थ हाउस ये हो गया, 12th हाउस ये हो गया। अब क्या होगा कि 6 एट 12 में कोई भी प्लेनेट आ जाए, मान लेते हैं आपका लग्न का स्वामी यहाँ पर नंबर लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है, जैसे मान लीजिए 6 नंबर लिखा है, बुद्ध बुद्ध यहाँ पर आके बैठ जाए किसी का। अब इस केस में हम क्या बोलेंगे कि पहली बात तो 6 एट 12 में जो भी आता है वो ऑलरेडी सफरिंग का हाउस है। तो ये किससे सफर करेगा आदमी? सेल्फ से। सेल्फ मतलब इसकी बॉडी। तो इसको एक्सीडेंट के चांसेस, क्योंकि एट्थ हाउस दुर्घटनाओं का होता है, इसका एक्सीडेंट का चांस हमेशा बना रहेगा। ठीक है, आईयू तो बहुत ज्यादा चीजें एट्थ हाउस की स्ट्रेंथ पे देखते हैं, बट एक जनरल मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, वो मर्क्यूरी यहाँ आके बैठ जाए, ऐसे लोगों को हम बोल सकते हैं कि इनकी हानि या मोक्ष होगी। या जो भी हानि, हानि मतलब किसकी? पहली बात बॉडी की तो होनी ही है, क्योंकि सिक्स का स्वामी जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होगा उसका जो प्लेनेट का स्वामी है वो यहाँ आके बैठ गया, 12th हाउस के कारण वो वीक हो गया है। ठीक है, ये तो होना ही है। ठीक है, उसके बाद तो ये एक जनरल जो 6 से 12 में पड़े हुए जितने भी प्लैनेट हैं, सिक्स हाउस में पड़े हों, एट्थ में पड़े हों या 12th हाउस में पड़े हों, या कोई भी प्लैनेट इन हाउसेस में जाएगा, जनरल केस में वो नेगेटिव तो हो ही गया है। अब डिपेंड करेगा वो कौन सा है। ठीक है, बाकी एस्पेक्ट वगैरह भी देखेंगे कि कौन से क्या एक्सपेक्ट एस्पेक्ट उस पे आ रहे हैं या दृष्टियां कौन सी आ रही है वो भी देखेंगे। बट ये जनरल केस सिनेरियो है। ठीक है,
उसके बाद अगर 12th हाउस में केतु आ जाए, गुरु आ जाए, ये आध्यात्मिक बनाते हैं, पर दुनियावी हानि, मतलब जनरली ये क्या होता है कि जब केतु 12th हाउस में चले जाए तो ये लोग बहुत थोड़ा सा लिबरेट टाइप हो जाते हैं और इनको मोक्ष हासिल होता है, ऐसा जनरली बोला भी गया है। अब 6 से 12 में पड़ा हुआ प्लैनेट हमेशा आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसी फील्ड में जाना है जो रिसर्च से रिलेटेड है, तो अगर उस केस में आपका लग्न का भाव 8th हाउस में आके बैठ गया और अगर आप 8th हाउस से रिलेटेड काम कर रहे हो तो आपको ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। होता ये है कि जनरली लोगों 6 से 12 से रिलेटेड काम में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, क्योंकि 12th हाउस आपका स्पिरिचुअलिटी का इसमें जनरली है नहीं, 8th हाउस आपका एस्ट्रोलॉजी वगैरह इन सब से रिलेटेड है, बहुत कम लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बट फिर भी अगर जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको एक अच्छा फल देखने को मिलेगा। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल वाइज देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने जैसे बताया 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इन हाउसेस में जो भी प्लैनेट, जो भी हाउस का स्वामी जाएगा वो हाउस जो है जनरली आपकी लाइफ में दुख दुख का कारण जो है जनरली बनता है। मान लीजिए यहाँ पे 11 नंबर राशि है। ठीक है, इसके स्वामी कौन होते हैं, मैंने बताया आपको शनि होते हैं। और शनि होते हैं, मान लीजिए शनि यहाँ आके बैठ जाए, शनि यहाँ आके बैठ जाए, शनि यहाँ आके बैठ जाए, अब क्या होगा, ये भाव आपका काय का है, इनकम का। शनि ऑलरेडी डिले के कारक है, पहले ही मेलिफिक में चले गए, जनरली अच्छे रिजल्ट देंगे बट डिलेड रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर इस केस में क्या बोलेंगे कि सैटर्न जो है इनको नेगेटिव रिजल्ट देगा, सैटर्न से रिलेटेड इनके दुखड़े रहेंगे लाइफ में। 12th हाउस काय का होता है, लॉस का, इनको लॉसेस होंगे बार बार, इन्वेस्टमेंट में लॉस होंगे क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का होता है, फॉरेन जाएंगे वहां पे दिक्कत है इनके साथ। ठीक है, 6th हाउस काय का होता है, मान लीजिए सैटर्न यहाँ के बैठ जाए, सैटर्न यहाँ के बैठ जाए तो इन पे बार बार लोन चढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इनकी इनकम तो होगी नहीं ना, इनकम होने के लिए तो इनको बहुत टाइम लगेगा, मतलब डिलेड होगी। और 11th का स्वामी यहाँ आ गया तो इनकी इनकम में दिक्कत देगा, 8th में आ जाएगा तो भी दिक्कत देगा। तो जनरल केस में देखा गया है कि इनसे रिलेटेड या इनसे जो भी टच में प्लैनेट रहेगा उससे रिलेटेड आपको दिक्कत होगी। मान लीजिए 4th हाउस लिखा है, 4th नंबर लिखा है, इसका स्वामी मून यहाँ आके बैठ जाए। ठीक है, ये 6 से 12 हाउस है, मून अगर यहाँ आके बैठ गया तो अब क्या करेगा। 4th हाउस मैंने आपको बताया था काय का होता है, सुख भाव, गाड़ी घोड़े बंगला, ये सब इनको कहाँ मिलेगा, 12th हाउस काय में, फॉरेन में जाके। अब लोग कहाँ यही ट्राई करते रहेंगे तो इनको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये एक जनरल सिनेरियो होता है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि आपका 6 से 12 का स्वामी कहाँ बैठा है, उस हाउस से रिलेटेड आपके 100% दुखड़े देखने को मिलेंगे। मान लीजिए सेकंड राशि लेके वीनस यहाँ के बैठ जाए, ऐसे लोग हकलाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच का होता है, ऐसे लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि सेकंड हाउस सेविंग्स का होता है। तो ये एक जनरल सिनेरियो है, बाकी हम डीप डाउन टू केपी एस्ट्रोलॉजी और बाकी सब पूरा पढ़ेंगे तो हम बहुत डीप में बता सकते हैं। बट एक जनरल सिनेरियो की लाइफ की सफरिंग देखना है तो आप बस उसके 6 से 12 हाउस, वो हाउस के प्लैनेट का पढ़े हैं या इन पे क्या दृष्टियां हैं वो भी देख लेंगे तो लाइफ में काफी सारी क्लियर। फिर इनको सही करने का क्या कारण है, इनको सही कैसे कर सकते हैं, हम रेमेडीज करेंगे, जैमस्टोन करेंगे और भी अदर टाइप की चीजें होती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा उपच्चा हाउस। उपच्चा हाउस का मतलब होता है 3, 6, 10, 11, ये समय के साथ ग्रोथ हो जाता है। इनमें क्या है कि जैसे थर्ड हाउस है तो आपका साहस मंगल यह बल देता है। ठीक है, 6th हाउस है तो संघर्ष के बाद सफलता, 10th हाउस है तो करियर में उन्नति, 11th हाउस, लेकिन समय के साथ ही अच्छे हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए कि पाप ग्रह टाइप के कोई भी प्लैनेट हो, मान लीजिए किसी के थर्ड हाउस में सैटर्न है, उसका काम मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, उसका काम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिलेटेड है, उसका काम जर्नलिज्म का है, उसका काम मास कॉम का है, उसका काम मान लीजिए कोई भी उसके यंगर सिबलिंग्स, तो सब धीरे धीरे जब उसकी एज 30 पार होना शुरू होगी, 31 पार होना होगी, आपको उसके थर्ड हाउस में स्ट्रांगनेस देखने को मिलेगी, उसको रातों रात तरक्की है, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। 6th हाउस टाइम के साथ मजबूत होगा, 11th हाउस टाइम के साथ मजबूत होगा, 12th हाउस, मतलब इसमें जो भी प्लैनेट पड़े हैं उनके जो आपको अच्छे रिजल्ट्स हैं वो टाइम के साथ देखने को मिलेंगे, मतलब धीरे 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 लाइफ में आपको इनको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सेशन का एंड करते हैं क्योंकि 1 घंटे का सेशन था, ऑलरेडी 10 हो गई है। ठीक है,
तो आगे अब आपको पूरा कोर्स हमारी 20th की बैच है, ठीक है, 20 तारीख की हमारी बैच है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन भी चल रही है क्लास, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम कंप्लीट कुंडली कंसल्टेशन एज वेल एज हम ये भी कवर करेंगे कि आपका करियर से रिलेटेड आप इसमें कैसे करियर ग्रोथ कर सकते हैं और एक ठीक ठाक इनकम कर सकते हैं, ठीक है। अभी राइट नाउ हम जो है कुछ ऑफर्स रन कर रहे हैं जिसमें आपको 3000 के अराउंड जो है मिनिमम डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर रहे हैं। हमारा कोर्स का प्राइस जो है वो आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पे जो ये एक मैसेज शूट कर सकते हैं, या आप हमारे ऑफिस पे भी आके हमसे मिल सकते हैं, ठीक है। हमारी जो है ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है इंदौर में, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये सेशन का एंड कर रहा हूँ, ठीक है। आगे आपको जो भी पूरा कोई भी इससे रिलेटेड डिस्कशन करना है या तो आपको कोई भी क्वेरी है वो आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं, आपको सारी क्वेरी जो है आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। और जो कुंडली के ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो जनरली कोई डिस्कस नहीं करता, देखिए कुंडली में बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हर कोई नहीं डिस्कस करता, लेकिन हमारा जो काम है वो हम पूरे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, एज वेल एज हम मेजरली ये करेंगे कि आपको करियर ओरिएंटेड बनाएंगे ताकि लाइफ में आप कुछ इससे अर्निंग भी कर पाए, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच।